27 अप्रैल 2026 को गुजरात के सूरत शहर में दिनदहाड़े भारतीय स्टेट बैंक के अंदर 6 बदमाश घुसते हैं और कुछ ही मिनटों में 50 लाख रुपए लूटकर फरार हो जाते हैं। लेकिन इस पूरी वारदात में एक ऐसी बात थी जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। इन 6 बदमाशों में से किसी ने भी अपना चेहरा नहीं छिपाया था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पूरा भरोसा हो कि पुलिस उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। जब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की तो सामने आई कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। यह घटना गुजरात के सूरत शहर के वराछा इलाके की है। यहाँ एचएल रोड पर भारतीय स्टेट बैंक की शक्ति बिल्डिंग शाखा मौजूद है। 27 अप्रैल 2026 दोपहर करीब 1:11 पर एक युवक बैंक के अंदर दाखिल हुआ। वह अपने लिए नहीं बल्कि अपने पिता के नाम से करंट अकाउंट खुलवाना चाहता था। लेकिन इसके साथ उसने एक ऐसी बात कह दी जिसने सर्विस मैनेजर का ध्यान उसकी तरफ खींच लिया। युवक जानना चाहता था कि अगर उसके पिता बैंक नहीं आए हैं तो क्या उनकी जगह वह खुद साइन करके अकाउंट खुलवा सकता है। यह बात थोड़ी अलग जरूर लगी, इसलिए सर्विस मैनेजर उससे जरूरी जानकारी लेने लगी। लेकिन इस दौरान एक और बात थी जिसने उनका ध्यान खींचा। युवक सामने बैठा था मगर उसकी नजरें बार बार पूरे बैंक में घूम रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी का इंतजार कर रहा हो या फिर बैंक के अंदर का हर कोना ध्यान से देख रहा हो। वह करीब 40 मिनट तक वहीं बैठा रहा और बीच बीच में सामान्य बातें करता रहा ताकि किसी को उस पर शक न हो। फिर दोपहर 1:54 पर अचानक बैंक का माहौल बदल गया। एक के बाद एक 5 युवक बैंक के अंदर दाखिल हुए। उन्हें देखते ही सामने बैठा युवक भी तुरंत अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अगले ही पल उसने अपनी पैंट में छिपाई हुई पिस्तौल निकाल ली और सर्विस मैनेजर को बंधक बना लिया। ऐसा लग रहा था जैसे हर किसी का काम पहले से तय हो। कुछ ने बैंक में मौजूद ग्राहकों को एक जगह खड़ा कर दिया जबकि बाकी कर्मचारियों पर नजर रखने लगे। सबसे पहले उन्होंने सभी के मोबाइल फोन छीन लिए ताकि कोई पुलिस को फोन न कर सके। आपने देखा होगा कि ज्यादातर लूट की वारदातों में बदमाश सबसे पहले लोगों के मोबाइल छीन लेते हैं। इसकी वजह साफ होती है ताकि कोई तुरंत पुलिस को फोन न कर सके और उन्हें भागने के लिए थोड़ा ज्यादा समय मिल जाए। एक बदमाश ने सर्विस मैनेजर को धमकाते हुए कैश और लॉकर की चाबियां मांगी। देखते ही देखते पूरे बैंक में डर का माहौल फैल गया। वहां मौजूद हर ग्राहक और कर्मचारी डर चुका था। लॉकर की चाबियां मिलते ही बदमाश सीधे कैशियर के पास पहुंचा। उसने कैश रूम खुलवाया और वहां रखे करीब 12 लाख रुपए अपने बैग में भर लिए। तभी अचानक उनकी किस्मत और भी ज्यादा चमक गई। उसी समय कैश वैन बैंक में पहुंची। वैन के कर्मचारी 38 लाख रुपए लेकर अंदर आए ही थे कि लुटेरों ने उन पैसों पर भी कब्जा कर लिया। देखते ही देखते उनके हाथ कुल 50 लाख रुपए लग चुके थे। पूरी वारदात इतनी तेजी से हो रही थी कि बैंक में मौजूद किसी भी व्यक्ति को संभलने का मौका तक नहीं मिला। करीब 50 लाख रुपए लूटने के बाद सभी बदमाश बैंक से बाहर निकले और जिन 3 बाइकों से आए थे उन्हीं पर सवार होकर कुछ ही सेकंड में फरार हो गए। बैंक में लूट की खबर मिलते ही पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते बड़े अधिकारी और पुलिस की कई टीमें मौके पर पहुंच गईं। सबसे पहले पूरे शहर में नाकाबंदी कराई गई ताकि बदमाश शहर से बाहर न निकल सकें। इसके साथ ही जांच भी तेजी से शुरू कर दी गई। पुलिस ने बैंक के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगालनी शुरू की। फुटेज देखकर एक बात ने सभी को चौंका दिया। किसी भी बदमाश ने अपना चेहरा नहीं छिपाया था। सभी बिना मास्क के बैंक में आए थे और उनके चेहरे कैमरों में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। फुटेज में यह भी दिखा कि बैंक में घुसने के बाद वे सीधे लूटपाट करने नहीं लगे थे। पहले उन्होंने आम ग्राहकों की तरह पूरे बैंक का जायजा लिया, इधर उधर घूमते रहे और बैंक के कर्मचारियों की हर गतिविधि पर नजर रखते रहे। ऐसा साफ लग रहा था कि इस वारदात की पूरी तैयारी पहले से की गई थी। असल में बदमाशों का असली निशाना सिर्फ बैंक में रखा कैश नहीं था। उन्हें पहले से पता था कि एक तय समय पर कैश वैन भी बैंक पहुंचने वाली है। यही वजह थी कि उन्होंने वारदात के लिए उसी समय को चुना। वारदात के बाद पुलिस ने बैंक के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए। आज के समय में सीसीटीवी सिर्फ चेहरा नहीं रिकॉर्ड करता। पुलिस यह भी देखती है कि आरोपी कैसे चल रहा था, क्या पहन रखा था और बैंक में कितनी देर तक क्या करता रहा। कई बार यही छोटी छोटी बातें बड़े सुराग बन जाती हैं। फुटेज में दिख रहे चेहरों का मिलान केंद्रीय एजेंसियों के अपराधियों के डेटाबेस से कराया गया। ज्यादा वक्त नहीं लगा और एक एक करके सभी संदिग्धों की पहचान सामने आने लगी। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि यह कोई साधारण गिरोह नहीं था। यह एक शातिर अंतर्राज्यीय गैंग था
जो अलग-अलग राज्यों में लूट की कई वारदातों को अंजाम दे चुका था। पुलिस ने उनकी उंगलियों के निशान और बातचीत के तरीके का भी बारीकी से अध्ययन किया। उनकी बातचीत और बाकी सुरागों के आधार पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई। इसी दौरान सीसीटीवी फुटेज से एक और बड़ा सुराग हाथ लगा। जांच में पता चला कि वारदात से करीब 1.5 महीने पहले सभी बदमाश सूरत के रांदेर थाना क्षेत्र के एक इंडस्ट्रियल एरिया में किराए का छोटा सा कमरा लेकर रह रहे थे। वहीं से वे रोज वराछा स्थित एसबीआई शाखा की रेकी करते थे। वे बैंक के खुलने बंद होने का समय, कर्मचारियों की गतिविधियां और कैश वैन के आने का समय तक समझ चुके थे। इतना ही नहीं, उन्होंने भागने का प्लान भी पहले से तैयार कर रखा था। उन्हें अच्छी तरह पता था कि बैंक लूटते ही पूरे शहर में नाकाबंदी हो जाएगी और पुलिस हर सड़क के सीसीटीवी कैमरे खंगालेगी। इसलिए सभी एक साथ नहीं भागे। हर बदमाश अलग अलग रास्ते से निकला ताकि पुलिस किसी एक रास्ते का पीछा करके पूरे गैंग तक न पहुंच सके। शहर से बाहर निकलने के बाद किस जगह दोबारा मिलना है, यह भी उन्होंने पहले से तय कर रखा था। साफ था कि इस पूरी वारदात की एक एक बात पहले से प्लान की गई थी। लेकिन उनकी तैयारी यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस को उलझाने के लिए उन्होंने बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों से छीने गए मोबाइल फोन भी अलग अलग इलाकों में फेंक दिए। उनका मकसद यही था कि मोबाइल की लोकेशन के आधार पर पुलिस गलत दिशा में भटकती रहे। उधर पुलिस को भी अंदाजा था कि वारदात में इस्तेमाल की गई अपाचे, पल्सर और स्प्लेंडर बाइक चोरी की होंगी। यह भी शक था कि उन पर लगे नंबर प्लेट नकली थे या किसी दूसरी गाड़ी के नंबर इस्तेमाल किए गए थे। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस सुराग जोड़ते जोड़ते सूरत के कन्यासी गांव के पास पहुंच गई। गांव से करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर छापा मारा गया। वहां से लूट में इस्तेमाल की गई तीनों बाइक बरामद हो गईं। लेकिन जब पुलिस ने उन बाइकों की जांच शुरू की तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। बदमाशों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आमतौर पर पुलिस किसी भी वाहन की पहचान उसके चेसिस नंबर और इंजन नंबर से करती है। इन्हीं नंबरों के जरिए गाड़ी के मालिक और उसका रिकॉर्ड पता चलता है। लेकिन इस मामले में बदमाशों ने दोनों नंबर ही घिसकर मिटा दिए थे ताकि बाइक की असली पहचान सामने ही ना आ सके। सिर्फ नंबर प्लेट ही गाड़ी की पहचान नहीं होती। हर गाड़ी का एक चेसिस नंबर भी होता है जिसे बदला नहीं जा सकता। पुलिस उसी से गाड़ी का पूरा रिकॉर्ड निकाल लेती है। इसलिए कई बदमाश इस नंबर को भी घिसकर मिटाने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, बाइकों पर लगी नंबर प्लेट भी नकली थीं। जांच में पता चला कि उन पर लिखे नंबर अहमदाबाद, वडोदरा और वलसाड़ के अलग-अलग लोगों के वाहनों के थे। बाइकों पर लगी नकली नंबर प्लेट और मिटाए गए चेसिस इंजन नंबर देखकर साफ हो गया था कि यह कोई साधारण गैंग नहीं है। हर सबूत को छिपाने की पूरी कोशिश की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वराछा पुलिस के साथ-साथ सूरत क्राइम ब्रांच को भी जांच में शामिल कर लिया गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे कई बड़े खुलासे होने लगे। सबसे पहले पुलिस के हाथ आरोपियों के पहचान पत्र लगे। जांच में पता चला कि ये दस्तावेज मध्य प्रदेश से बनवाए गए थे। इन आईडी कार्डों में सिर्फ तस्वीरें असली थीं, जबकि नाम, पता और बाकी सारी जानकारी पूरी तरह फर्जी थी। सभी दस्तावेज एक ही जगह से तैयार कराए गए थे। पुलिस को यह भी पता चला कि बैंक लूटने के बाद बदमाश अपनी बाइक छोड़कर हिम्मतनगर पहुंच गए थे। वहां से वे अलग अलग दिशाओं में निकल गए ताकि पुलिस उनका पीछा न कर सके। इस मामले में पुलिस ने करीब 1000 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। हर छोटे बड़े सुराग को जोड़ने के लिए सूरत क्राइम ब्रांच के 7 पुलिस इंस्पेक्टर और करीब 100 पुलिस कर्मियों की अलग अलग टीमें बनाई गईं। इसी दौरान तकनीकी निगरानी और लगातार जुटाए गए सबूतों की मदद से पुलिस को पहली बड़ी सफलता मिली। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस की नजर कुंदन भगत गैंग के एक सदस्य शुभम कुमार ठाकुर तक पहुंच गई। दरअसल आज के समय में मोबाइल भी जांच का एक अहम सुराग बन जाता है। कई मामलों में मोबाइल की लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड और दूसरे डिजिटल सबूत पुलिस को अपराधियों तक पहुंचने में मदद करते हैं। शुभम कुमार ठाकुर का सुराग मिलते ही सूरत क्राइम ब्रांच की एक टीम तुरंत उत्तर प्रदेश रवाना हो गई। उधर शुभम लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था ताकि पुलिस उसे ट्रैक न कर सके। लेकिन करीब 3 दिन तक पीछा करने के बाद पुलिस ने आखिरकार उसे अयोध्या से गिरफ्तार कर लिया। शुभम से पूछताछ शुरू हुई तो एक के बाद एक कई बड़े राज सामने आने लगे। पता चला कि इस लूट की तैयारी 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 2 महीने से चल रही थी। पूछताछ में सामने आया कि गैंग के सदस्य सूरत के जहांगीरपुरा, रांदेर और वेड रोड इलाके में अलग अलग किराए के मकानों में रह रहे थे।
इन मकानों को लेने के लिए उन्होंने नकली आधार कार्ड का इस्तेमाल किया था ताकि किसी को उनकी असली पहचान का पता न चल सके। यही वजह है कि पुलिस और प्रशासन मकान मालिकों को हमेशा किराएदार के पहचान पत्र की अच्छी तरह जांच करने और उसकी जानकारी स्थानीय पुलिस में दर्ज कराने की सलाह देते हैं। छोटी सी लापरवाही भी कई बार बड़ी परेशानी की वजह बन सकती है। इसी दौरान गैंग के सदस्य बार बार बैंक और उसके आसपास के रास्तों की रेकी करते रहे। वे यह भी देखते थे कि कैश वैन किस समय आती है, बैंक में कितने कर्मचारी रहते हैं और वारदात के बाद किस रास्ते से निकलना सबसे आसान होगा। जांच में यह भी पता चला कि लूट में इस्तेमाल की गई एक बाइक सूरत के खटोदरा इलाके से चोरी की गई थी, जबकि दूसरी बाइक तेलंगाना से लाई गई थी। बाद में उस पर नकली नंबर प्लेट लगा दी गई थी। हालांकि उनकी हरकतों पर कुछ स्थानीय लोगों को शक होने लगा था, इसलिए लूट से करीब 1 महीने पहले उन्होंने वह मकान खाली कर दिया और वेड रोड इलाके में जाकर रहने लगे। वहां उन्होंने मकान मालिक और पड़ोसियों को बताया कि वे टेक्सटाइल और डायमंड इंडस्ट्री में काम करने के लिए सूरत आए हैं। दिलचस्प बात यह रही कि जहांगीरपुरा में कुछ सतर्क लोगों को उनकी आवाजाही संदिग्ध लगी थी। उन्होंने एहतियात के तौर पर उनकी तस्वीरें भी अपने मोबाइल में खींच ली थीं। बाद में यही तस्वीरें जांच में पुलिस के लिए अहम सुराग साबित हुईं। शुभम कुमार ठाकुर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके एक और साथी विकास सिंह को भी दबोच लिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए विकास अयोध्या में साधु का भेष बनाकर रह रहा था। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा का रहने वाला था और रायबरेली में चप्पलों की एक दुकान चलाता था। जांच में पता चला कि शुभम बिहार का रहने वाला था। वह पहले रायबरेली में विकास की दुकान के पास मौजूद एक दुकान में काम करता था। यहीं दोनों की पहचान हुई थी और बाद में दोनों इस गैंग का हिस्सा बन गए। दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उन्हें स्थानीय अदालत में पेश किया और ट्रांजिट रिमांड लेकर सूरत ले आई ताकि आगे की पूछताछ की जा सके। पूछताछ के दौरान एक और दिलचस्प बात सामने आई। विकास की गिरफ्तारी ऐसे समय हुई थी जब उसकी जिंदगी में खुशियों का मौका आया था। दरअसल पुलिस जब उसे हिरासत में लेकर सूरत रवाना हुई, उससे ठीक एक दिन पहले ही उसकी सगाई हुई थी। लेकिन अगले ही दिन गिरफ्तारी ने उसकी और उसके परिवार की सारी खुशियां पल भर में खत्म कर दी। क्राइम ब्रांच की पूछताछ में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। जिस शुभम कुमार ठाकुर को इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड माना जा रहा था, उसे लूट की रकम में से सिर्फ 55,000 रुपए ही मिले थे। बाकी पैसे बाद में देने का वादा किया गया था। लेकिन गैंग का असली सरगना पूरी रकम लेकर बिहार फरार हो गया। पूछताछ में यह भी सामने आया कि इस गैंग का तरीका बिल्कुल अलग था। लूट में शामिल ज्यादातर बदमाश एक दूसरे को पहले से जानते तक नहीं थे। उनकी असली पहचान छिपाने के लिए हर किसी को अलग अलग नकली नाम दिए गए थे ताकि पकड़े जाने पर कोई दूसरे का असली नाम न बता सके। सूरत में इन लोगों को लाने और ठहराने की जिम्मेदारी चंदन उर्फ जे के नाम के एक शख्स के पास थी। पहचान छिपाने के लिए उसने भी अनोखा तरीका अपनाया। पूरे चेहरे की फोटो भेजने के बजाय सिर्फ गर्दन से नीचे तक की तस्वीर भेजी जाती थी ताकि सही व्यक्ति की पहचान हो जाए, लेकिन चेहरा किसी के सामने ना आए। वारदात वाले दिन भी सभी बदमाश करीब 45 मिनट पहले बैंक पहुंच गए थे। वे आम ग्राहकों की तरह अंदर बैठे रहे, बैंक के कर्मचारियों पर नजर रखते रहे और चुपचाप पूरी रेकी करते रहे। कुछ लोग तो बंद मोबाइल कान पर लगाकर ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी से बात कर रहे हों, जबकि उनका मकसद सिर्फ बैंक के अंदर की जानकारी जुटाना था। लूट के बाद सभी बदमाश पहले से तय योजना के मुताबिक बाइक छोड़कर हिम्मतनगर पहुंचे और वहां से अलग अलग दिशाओं में निकल गए। जांच में पता चला कि शुभम राय बरेली पहुंचा था, जहां विकास सिंह ने उसके ठहरने और लूट की रकम छिपाने का इंतजाम किया था। पुलिस रिकॉर्ड खंगालने पर यह भी सामने आया कि शुभम ठाकुर कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था। उसके खिलाफ बिहार के कई थानों में हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों के केस पहले से दर्ज थे। अब सूरत क्राइम ब्रांच की नजर इस पूरे गैंग के असली सरगना कुंदन भगत पर थी, जो बिहार की जेल में बंद था। पुलिस उसे इस मामले में हिरासत में लेने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर चुकी थी। साथ ही लूट के बाकी पैसों की बरामदगी और फरार आरोपियों की तलाश भी लगातार जारी थी। जांच अधिकारियों का मानना था कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पुलिस को पता चला कि बदमाश सिर्फ 50 लाख रुपए लूटने नहीं आए थे। उनका असली निशाना 2 से 3 करोड़ रुपए लेकर फरार होना था। यही वजह थी कि वे अपने साथ सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि 5 बड़े बैग लेकर बैंक पहुंचे थे। लेकिन उनकी योजना पूरी नहीं हो सकी,
जिस दिन उन्होंने वारदात की, उस समय बैंक के कैश काउंटर और कैश वैन में उनकी उम्मीद से काफी कम नकदी थी। इसलिए उन्हें सिर्फ 50 लाख रुपए लेकर ही भागना पड़ा। जल्दबाजी में उनके कुछ खाली बैग वहीं बाइक के पास छूट गए, जिन्हें बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया। जांच में यह भी सामने आया कि वराछा की यह एसबीआई शाखा सूरत में गोल्ड लोन देने वाली प्रमुख शाखाओं में से एक थी। बैंक की तिजोरी में उस समय करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए कीमत के सोने के गहने रखे हुए थे। बदमाशों ने तिजोरी खुलवाने की भी कोशिश की। उन्होंने कर्मचारियों से उसकी चाबी मांगी, लेकिन एक कर्मचारी ने सूझबूझ दिखाते हुए कह दिया कि चाबी बैंक मैनेजर के पास है और वह इस समय शाखा में मौजूद नहीं है। यह सुनकर बदमाशों ने ज्यादा देर रुकने का जोखिम नहीं उठाया। उन्होंने सामने रखा कैश उठाया और तुरंत वहां से निकल गए। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि कैश वैन में कुछ और नकदी मौजूद थी, लेकिन जल्दबाजी और घबराहट में बदमाश उस तक पहुंच ही नहीं सके। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि असली लूट सिर्फ करीब 15 मिनट में पूरी हो गई थी, जबकि उससे पहले सभी बदमाश लगभग 40 मिनट तक बैंक के अंदर आम ग्राहकों की तरह बैठे रहे। ज्यादातर बैंक लूट पहले से पूरी प्लानिंग के साथ की जाती है। बदमाश कई दिनों तक बैंक का चक्कर लगाते हैं और हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखते हैं। पुलिस की भाषा में इस तैयारी को रेकी कहा जाता है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि बदमाश करीब 40 मिनट तक बैंक के अंदर बैठे रहे, लेकिन न किसी ग्राहक को उन पर शक हुआ और न ही किसी कर्मचारी को। वे इतने सामान्य तरीके से व्यवहार कर रहे थे कि किसी को अंदाजा तक नहीं लगा कि कुछ ही देर में बैंक के अंदर हथियार निकलने वाले हैं। बाद की जांच में पता चला कि इस वारदात की तैयारी पिछले 2 महीने से चल रही थी। जांच से यह भी साफ हुआ कि बदमाशों का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। उन्हें लगता था कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। शायद यही वजह थी कि उन्होंने अपनी पहचान छिपाने की भी जरूरत नहीं समझी। उन्हें भरोसा था कि मजबूत नेटवर्क और पहले से बनाई गई योजना की मदद से वे पुलिस की पकड़ से दूर रहेंगे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार देसी थे। इससे साफ हो गया कि यह कोई अचानक बना गिरोह नहीं, बल्कि पेशेवर अपराधियों का गैंग था, जो पहले भी ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुका था। बैंक से निकलने के बाद भी उन्होंने वही रास्ता अपनाया जिसकी पहले से योजना बनाई गई थी। सभी अलग अलग रास्तों से होते हुए कीम के पास नेशनल हाईवे 48 तक पहुंचे, लेकिन हाईवे पर पुलिस की चेकिंग होने की आशंका को देखते हुए वे सीधे हाईवे पर नहीं चढ़े। इसके बजाय करीब 3 किलोमीटर अंदर ग्रामीण इलाके की तरफ निकल गए। कन्यासी गांव के पास एक सुनसान खेत में उन्होंने अपनी बाइक छोड़ दी। वहां से दूसरे वाहनों का इंतजाम किया और फिर अलग अलग दिशाओं में बिखर गए, ताकि पुलिस के लिए उनका पीछा करना और मुश्किल हो जाए। हालांकि इतनी बारीकी से बनाई गई योजना भी उन्हें बचा नहीं सकी। सूरत क्राइम ब्रांच ने तकनीकी निगरानी और अपने मुखबिर तंत्र की मदद से जांच को लगातार आगे बढ़ाया। शुभम और विकास की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को गैंग के बाकी 5 फरार आरोपियों की भी सटीक लोकेशन मिल गई, जिसके बाद उनकी तलाश और तेज कर दी गई। इस हाई प्रोफाइल बैंक लूट मामले में अब सूरत क्राइम ब्रांच पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी थी। शुभम और विकास से हुई पूछताछ में पुलिस को पता चला कि इस गैंग का नेटवर्क सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके तार कई राज्यों से जुड़े हुए थे। इसके बाद पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई। कोई उत्तर प्रदेश पहुंचा, कोई बिहार, तो कोई मध्य प्रदेश और हरियाणा में आरोपियों की तलाश में जुट गया। जांच अधिकारियों को भरोसा था कि जल्द ही गैंग के बाकी सदस्य भी लूट की रकम के साथ पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पूछताछ में यह भी सामने आया कि गैंग के कुछ सदस्य गिरफ्तारी से बचने के लिए आश्रमों और धर्मशालाओं जैसी जगहों पर छिपते थे। यही वजह थी कि पुलिस ने ऐसे ठिकानों पर भी नजर रखना शुरू कर दिया। इसी बीच 7 दिन की पुलिस रिमांड के दौरान शुभम और विकास को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम कन्यासी गांव पहुंची। शुभम ने पुलिस को बताया था कि लूट में इस्तेमाल की गई पिस्तौल और कुछ मोबाइल फोन उसने खेत के पास झाड़ियों में छिपाकर रखे हैं। पुलिस उसे बरामदगी के लिए मौके पर लेकर गई थी। इसी दौरान शुभम ने अचानक मौका देखकर एक पुलिसकर्मी पर झपट्टा मारा और उसके हाथ से पिस्तौल छीन ली। इसके बाद उसने थाना वराछा के इंस्पेक्टर पर फायरिंग कर दी। गोली चलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूरत क्राइम ब्रांच के ऑफिसर ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें शुभम के पैर में गोली लगी। गोली लगते ही वह वहीं जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस ने घायल शुभम को तुरंत काबू में लिया और इलाज के लिए सूरत के नए सिविल अस्पताल भेज दिया। बाद में जांच में यह भी पता चला कि शुभम के हाथ लगी पिस्तौल कोई साधारण देसी हथियार नहीं थी। यह एक आधुनिक ऑटोमेटिक पिस्तौल थी, जिसका इस्तेमाल इसी बैंक लूट में भी किया गया था।
शुभम ने पुलिस को बताया कि उसने हथियार और मोबाइल फोन सुनसान जगह पर छिपाए थे ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके। लेकिन जांच अधिकारियों का मानना था कि उसने हथियार सिर्फ छिपाया नहीं था, बल्कि मौका मिलते ही पुलिस पर हमला करने की पूरी तैयारी भी कर रखी थी। पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा हुआ। गैंग के सरगना कुंदन भगत बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला एक कुख्यात अपराधी था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक इससे पहले भी उसका नाम देहरादून में रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में हुई करीब 12 करोड़ रुपए की लूट में सामने आ चुका था। इसके अलावा हथियारों की तस्करी, यहां तक कि AK-47 जैसे हथियारों से जुड़े मामले में भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी उसके खिलाफ कार्रवाई कर चुकी थी। उस समय कुंदन भगत पटना की बेओर सेंट्रल जेल में बंद था, जबकि सूरत पुलिस इस बैंक लूट मामले में उससे पूछताछ करने की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ा रही थी। पुलिस ने विकास सिंह और शुभम से 2,70,000 बरामद कर चुकी थी। 49 लाख की रकम को रिकवर करने के प्रयास में जुटी हुई है। दरअसल पुलिस जांच के अनुसार लूट का मास्टरमाइंड गैंगस्टर कुंदन भगत था। हैरानी की बात यह थी कि वह उस समय बिहार के पटना स्थित बेओर सेंट्रल जेल में बंद था। जेल में रहने के बावजूद वह अपने गैंग के सदस्यों के लगातार संपर्क में था और वहीं से पूरी योजना चला रहा था। अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि अगर कुंदन जेल में बंद था तो फिर बाहर बैठे अपने साथियों तक निर्देश कैसे पहुंचा रहा था? आखिर जेल में तो तलाशी भी होती है और सुरक्षा भी रहती है। दरअसल जांच एजेंसियों के सामने ऐसे मामले पहले भी आ चुके हैं, जहां कुछ कैदी नियम तोड़कर अवैध तरीकों से बाहर संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि जेलों में समय समय पर सघन तलाशी अभियान चलाए जाते हैं और मोबाइल जैसी प्रतिबंधित चीजों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है। कुंदन के कहने पर गैंग के सदस्यों ने सूरत की करीब 10 अलग-अलग बैंक शाखाओं की कई दिनों तक रेकी की। हर बैंक की सुरक्षा, कैश का मूवमेंट और आसपास का माहौल बारीकी से देखा गया। आखिरकार उन्होंने वराछा स्थित SBI शाखा को निशाना बनाने का फैसला किया। इस बैंक को चुनने की वजह भी खास थी। उस समय बैंक के सामने मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा था। सड़क पर सामान्य से कम ट्रैफिक रहता था। गैंग का मानना था कि वारदात के बाद वहां से निकलना आसान रहेगा और पुलिस को उनका पीछा करने में देर लगेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने लूट का दिन भी पूरी योजना के साथ तय किया। उस समय सूरत नगर निगम के चुनाव चल रहे थे। गैंग ने चुनाव के दूसरे दिन वारदात को अंजाम दिया। उन्हें लगा कि चुनावी ड्यूटी के कारण पुलिस का ध्यान कई जगह बंटा रहेगा और वे आसानी से बैंक लूटकर शहर से बाहर निकल जाएंगे। यानी बैंक चुनने से लेकर वारदात का समय तय करने तक इस पूरी लूट का हर कदम पहले से सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। आखिरकार महीनों की प्लानिंग, फर्जी पहचान, चोरी की बाइक, नकली नंबर प्लेट और भागने के लिए बनाए गए कई रास्ते सब बेकार साबित हुए। पुलिस ने एक एक सुराग जोड़ते हुए इस पूरे गैंग की परतें खोल दी। इस कहानी से एक बात साफ समझ आती है कि अपराध कितना भी सोच समझकर क्यों न किया जाए, कोई न कोई गलती जरूर छूट जाती है। कई बार वही छोटी सी चूक पुलिस के लिए सबसे बड़ा सुराग बन जाती है। यही वजह है कि कानून से हमेशा बच निकलना संभव नहीं होता। देर हो सकती है, लेकिन जांच धीरे धीरे हर कड़ी को जोड़ती है और सच आखिर सामने आ ही जाता है। आज की कहानी में भी वही हुआ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।